हाय एवरीवन। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया था ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण? सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण। तो उसमें दो केसेस हम लोगों ने किया था। पहला केस हम लोगों ने किया था कि अगर हमारा पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज ओरिजिन पर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। और दूसरा केस हम लोगों ने किया था कि जब हमारा पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हो, कितना हो? दो पॉइंट चार्ज हो और उसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट any point due to two point charges। ध्यान देंगे, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पर जब हमारे पास कितना पॉइंट चार्ज हो? दो पॉइंट चार्ज हो। कितना पॉइंट चार्ज? दो पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। एट एनी पॉइंट मान लो यहां पर कोई पॉइंट ए है जहां पर हमारा चार्ज Q1 है और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R1 है। दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा पॉइंट बी पर Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 है। ओके, अब मैं आपको बताया था कि जैसे ही दो से ज्यादा चार्ज होगा तो हमसे पूछेगा, कहेगा कि कौन सा चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को फाइंड आउट करना है। मान लो जो तीसरा चार्ज हमारा है पॉइंट बी पर, वो टेस्ट चार्ज Q0 है और इसकी पोजीशन वेक्टर कितना है? R है। ओके, तो हमारा पॉइंट चार्ज क्या है? दो गो। तो हमने Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज ले लिया। इन दोनों चार्जेस के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फाइंड आउट करना है? इस टेस्ट चार्ज Q0 पर। किस पर? टेस्ट चार्ज Q0 पर। तो देखें कि या तो मैं फोर्स निकाला या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो जिस चार्ज के द्वारा निकालना है उन दोनों के बीच का दूरी चाहिए। तो दोनों के बीच का दूरी हमको दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो Q1 और Q0 के बीच की दूरी यही ना हो जाएगा। तो इनके बीच का दूरी क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये दूरी हो जाएगा R माइनस कितना? R। ओके, उसी तरह से Q2 भी लगाएगा तो ये दूरी क्या हो जाएगा? R माइनस R2। इज इट ओके और नॉट? क्लियर? तो हमने क्या बताया? दो पॉइंट चार्ज ले लिया। इन दोनों चार्जेस के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है किस पर? पॉइंट P पर, जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज क्या है? Q0। ओके, तो अब देखेंगे, ध्यान देंगे, तो हम लिखेंगे कंसीडर टू पॉइंट charges Q1 and Q2
consider 2 point charges q1 and q2 having position vector r1 and r2. Let q naught be the test charge having position vector r where electric field intensity can be found. हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कहां पर? पॉइंट टी पर, जहां पर हमारा टेस्ट चार्ज क्या है? क्यू नॉट है। ओके, अब ध्यान दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to point charge Q1B E1 दे E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या पढ़े हो? वो 1/4πε/q/r²। यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 q की जगह पर q1, r की जगह पर r माइनस r1 का कितना? q r माइनस r1। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, यूनिट वेक्टर में लिखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। Now electric field intensity at point P due to charge Q2 BE2 दे, तो E2 क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q2/r माइनस r2 QR माइनस r2 वेक्टर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर यहाँ पर वेक्टर लिखोगे तो Q होगा, यूनिट वेक्टर लिखोगे तो स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया था कि फोर्स के फॉर्मूला में से एक चार्ज को हटा दो, वो फॉर्मूला किसका बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं the total electric field intensity at point P due to two charges B E, then E is equal to
कितना ई, तो ई हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन r माइनस r1 का क्यू वेक्टर r माइनस r1 प्लस 1/4πε0 Q2 r माइनस r2 का क्यू r माइनस r2 वेक्टर। ओके, आप चाहें तो इसमें से 1/4πε को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि जैसा एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, वैसा ही किसके कारण, दो चार्ज के कारण निकालेंगे। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग निकाल करके और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, अब देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स के लिए पढ़ा था, उसी तरह से हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पढ़ेंगे। और मैं बताया था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जहां दो से ज्यादा चार्ज होगा, n नंबर ऑफ चार्जेस होगा, तो वहां पर कौन सा प्रिंसिपल लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना भी चार्जेज है वो सारे चार्जेज के द्वारा किसी पार्टिकुलर चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करके सबको इंडिविजुअली क्या करो, ऐड कर दो। जो ऐड करके आएगा वही उस चार्ज पर लगने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a system of charges। सुपरपोजिशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसी को क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई का मतलब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, मान लो ये चार्ज Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है। एक चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। एक चार्ज Q0 है, इसका पोजीशन वेक्टर r है। एक चार्ज Qn है जिसका पोजीशन वेक्टर r है। अब देखिए, मल्टीपल चार्जेज है। इस मल्टीपल चार्जेज के कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो जैसा आपने दो के लिए देखा वैसा ही, तो ये सारे चार्जेज के कारण हमको निकालना है किस पर, Q0 पर। तो हमको पहले यहां से यहां की दूरी चाहिए, तो ये दूरी हो जाएगा r माइनस r1, ये दूरी हो जाएगा r माइनस r2, ये दूरी हो जाएगा r माइनस r। ओके, जिस चार्ज पर निकालना है और जिस चार्ज के द्वारा निकालना है, उन दोनों के बीच का क्या चाहिए, दूरी चाहिए हमको। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, कंसीडर n पॉइंट चार्जेज Q1 Q2 dot Qn having position vectors r1 r2 dot rn।
have a test charge Q naught now a test charge Q naught be placed at point P having position vectors are there. ओके, कुछ नहीं कहीं दिमाग लगाना है, जैसे 2 के लिए पढ़े वैसा ही किसके लिए पढ़ेंगे, n के लिए पढ़ेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to charge Q1, तो मान लेते हैं E1, तो कितना हो जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R1 का क्यूब वेक्टर R माइनस R1 क्या होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to चार्ज Q2, मान लेते हैं E2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R माइनस R2 वेक्टर R माइनस R2। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Qn, तो Qn के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को En मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, En इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R माइनस Rn क्यूब R माइनस Rn वेक्टर। देखिए जितना चार्ज था सर के कारण निकाल लिए। तो मैं बताया था कि 2 से ज्यादा जैसे ही होगा तो कौन सा प्रिंसिपल लगा देना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा, तो हम यहां लिख देंगे according to the superposition principle, the net electric field intensity at point P तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 प्लस कितना En। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोग को पढ़ाए थे कोर्स में,
तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का डिफिनेशन हुआ है वही सुपरपोजिशन का डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगा। इसलिए मैं बताया था कि जिसको फोर्स में दिक्कत नहीं है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R माइनस R1 मॉड Q वेक्टर R माइनस R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R माइनस R2 मॉड Q वेक्टर R माइनस R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qm प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R माइनस Rn मॉड Q R माइनस Rn वेक्टर। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर लिमिट वेक्टर लिखोगे तो यहां स्क्वायर हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर क्या कर दिए, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे सबको क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब यहाँ देख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी तो कॉमन निकाल सकते हैं आप। तो E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन निकाल लिए तो Q1 R माइनस R1 Q वेक्टर R माइनस R1 प्लस Q2 R माइनस R2 मॉड Q वेक्टर R माइनस R2 डॉट 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 Qn मॉड R माइनस Rn Q वेक्टर R माइनस R। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया किसके कारण, ड्यू टू इन चार्जेस के कारण, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। क्लियर। तो यहां तक आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो कहीं पर भी कोई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम फोर्स के बारे में पढ़ लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग जिस तरह से वहां पर बात किए थे कि फोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू continuous distribution of charge। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर होगा, सुपरफिशियल होगा और क्यूबिकल होगा। ओके, तो बार बार बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी फाइंड आउट करेंगे जब हमको फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर एक काम निकाले जा रहे हैं, तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोर्स ड्यू टू
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो F बराबर मिला था Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल लेंथ। याद भी आप लोग को होगा, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम निकाल लेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, F आया हुआ है बेटे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट लैम्डा dl बाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर का टोटल लेंथ। कट गया ना क्यू नॉट, तो E क्या मिल गया, वो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r का टोटल लेंथ। देखिए मैं बोला हूं ना कि जो भी फोर्स का फार्मूला पढ़े हैं आप उसमें एक चार्ज को हटा दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बन जाएगा। तो आप देखे होंगे कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण केवल हमारा Q0 बचा था, तो देखिए Q0 से Q0 खत्म हो गया, यहाँ एक चार्ज था तो वो भी खत्म हो गया, तो किसका फार्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बन गया। क्लियर? जब हमारा दो चार्ज था तो एक हटाए थे तो एक बचा था, यहाँ चूंकि एक वो हाइए था, ठीक है, तो यहाँ को हट गया, तो किसका फार्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बन गया। ओके, अब दूसरा हम लोग निकालने जा रहे हैं कि पढ़ावा इसे कुछ पढ़ा उड़ा भी है ही हो तो नहीं हो हैं कि खाली हमरे से मेहनत करवावा है, बोलना हैं, तो हम लोग कुछ पढ़िया ही नहीं है ना, तब ना हम लेना सार्थक देता है। नहीं खाली हमरे से मेहनत कर रही हैं कि सर का देखी थी यूट्यूब पर अपना लोड कर दिया थी, हम पढ़ी चाहे ना पढ़े ना, ऐसे काम ना चलता, पढ़े पढ़ता है ना, और सब ठीक है ना हो, चल ठीक है, आगे पढ़ाइए। चल देखिए दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब निकालना है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, 2 डायमेंशनल पढ़े थे, तो देखिए तो बाबू फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज force due to surface charge distribution is, तो F क्या पढ़े थे, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, सारा चीज वही, केवल सिग्मा ds बाई r स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। देखते ना वो बाबू, वहाँ लैम्डा है लेते हैं कहोगे सिग्मा, वहाँ a है लेते कहोगे s, और तो कहीं कोई अंतर है ना, तो आपका निकाले भाई। Now electric field intensity
ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो अगेन लिखेंगे E इक्वल टू F बटा में Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट सिग्मा ds बाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r कैप टोटल सरफेसेस, Q नॉट से Q नॉट खत्म। तो E आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds बाई r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r कैप टोटल सरफेस S। ओके, कहीं कोई फॉर्मूला में अंतर है? ए वो समझ गए, सब हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या पढ़े थे? फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज F इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी भी बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर कैप टोटल वॉल्यूम भी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज distribution is equal to Q naught upon 4 pi epsilon naught into Q naught rho dV by r square unit vector r कैप टोटल वॉल्यूम V। Q naught से Q naught खत्म। E equal to 1 by 4 pi epsilon naught rho dV by r square यूनिट वेक्टर r का टोटल वॉल्यूम V। तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखो, उसमें से चार्ज जो है हटा दो, एक तो है ये था वो हट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया। किसके कारण? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो तुम लोग एकदम दिमाग में रखो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो फोर्स के फॉर्मूला में से वो चार्ज को हटा दो, वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर फोर्स में एक वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज खत्म हो गया। देखो ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के कारण। ओके, तो आज यहीं तक, और ठीक से इसको पढ़ो, है ना। आज तो निकल तो कि सर माघी में बोली थी, है ना, तनी पढ़ मन लगा के, समझ लही ना। ओके, तनी कमेंट उमेंट करही जे ना समझ में आवा उसे, लेकिन देख करके असूत रही ओकरा। ओके, थैंक यू वेरी मच।